लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गॉस के नियमों के अनुप्रयोग। तो जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जो गॉस के नियमों का अनुप्रयोग। उसमें से एक टॉपिक लिख रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? अनंत लंबाई। अब देखिए ध्यान से, एक अनंत लंबाई का कोई वायर है, एकदम सीधा एक समान मोटाई, एक समान लंबाई तार की बात कर रही है। तो इसमें कौन सा चीज ज्यादा पावरफुल होगा? जिसमें लंबाई जो है ज्यादा पावरफुल है। ठीक, इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है आपके प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित होगी और हमको इस अनंत तार की लंबाई के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करें? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इस लंबाई के अनुदिश अगर कोई चीज लंबा है तो उसके अनुदिश अगर देखिए जो गॉस का नियम है उसमें 3 डायमेंशनल चीज बनाना है। तो उसमें आप क्या बना सकते हैं? उसमें आप अगर ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमते हैं तो एक बेलन बना सकते हैं, मतलब एक सिलेंडर बना सकते हैं। तो इसके चारों तरफ हमने एक बेलन का मान लिया कि एक गॉसियन पृष्ठ है जो बेलन नुमा है। कौन सा नुमा है? बेलन नुमा एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ घूमना है। बेलन नुमा क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो है, ये बात ध्यान दें, इसके चारों तरफ जो है वो क्या है बेटा? वो लंबाई है और लंबाई के अनुदिश अगर कोई 3 डायमेंशनल अगर हम देखें कोई बन सकता है तो वो बेलन। अब इसमें देखिए 2 तल है। अब इसमें हम देखें तो 2 तल है। इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए ये बेलन होता तो ये बेलन का एक भाग है पृष्ठ और एक भाग ये पृष्ठ है। तो ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो ये पृष्ठ आपका क्या है? वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, क्या है बेटा? वक्रीय पृष्ठ। और ये जो आप देख रहे हो ये इतना वाला हिस्सा ये आपका समतल है। क्या बेटा? समतल। ठीक, अब देखो समतल पृष्ठ। अब देखो ध्यान से, अब होगा क्या कि इसके अंदर मौजूद धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी ई। ठीक, वो ई हमेशा इससे गुजरेगी, इस सतह से गुजरेगी, इस सतह से भी गुजरेगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस सतह भी दोनों समांतर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे का समांतर हो जाएंगे। समांतर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये जो समतल है वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। और समांतर यदि हो जाएंगे तो सतह से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी। मतलब समतल पर समतल पर वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। मान लीजिए इस पर जो सतह, इस पर जो चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स है वो φ2 है और इस पर जो वैद्युत फ्लक्स काम कर रहा है वो मान लीजिए φ1 है। तो इसका हमें क्या पता चला कि जो φ2 होगा वो 0 होगा। जो 0 होगा कि वो क्यों 0 होगा? कि मेरा हाथ मान लीजिए समतल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे ही जाती है, हाथ भी ऐसे और क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे। जब तक वो परपेंडिकुलर नहीं जाएगा तब तक वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं आएगा। अब देखिए वक्रीय में कितना वैद्युत फ्लक्स काम कर रहा है हमें नहीं पता। मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट्री शेप ले लेते हैं, मान लीजिए छोटा सा वैल्यू लेते हैं, छोटा सा इसका पृष्ठ लेते हैं। इस पृष्ठ की वैल्यू मान लीजिए हम ds कितना मान लेते हैं? ds। और आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है? फाई निकालने का, φ1 निकालने का सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या होता है? E डॉट ds होता है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे E आपका बाहर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जैसे ही आपका E बाहर होगा और S का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कौन सा है? ये कौन सा प्रोडक्ट है? जो बेलन है। अब देखिए इसमें एक चीज बताना भूलिए। मान लीजिए इस बेलन की लंबाई L है, मान लीजिए इस बेलन की लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है। तो अगर ये सब दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये आपके पास मौजूद है तो S क्या होगा? मतलब S वक्र पृष्ठ का पूरा वक्र पृष्ठ होगा। S क्या सरफेस है और इस बेलन का सरफेस मैक्सिमम कितना होता है? वक्र पृष्ठ मतलब कॉर्ड सरफेस एरिया। और इसके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है तो बेटा 2 पाई RH होता है, लेकिन H की जगह हमने इसको क्या दिया बेटा? L दे दिया है। क्या दे दिया? L दे दिया। इससे आपका जो है φ1 की वैल्यू मिल गई। मतलब टोटल जो फाई होगा, टोटल जो फाई आया हमारा, ठीक है, टोटल जो फाई आया वो होगा आपका φ1 प्लस φ2 के कारण।
ये समझ ना कि फाई2 का जो वैल्यू होगा वो 0 पे होगा, तो इसके जो वैद्युत रेखाएं हैं तल के समांतर है, और तल के समांतर अगर वैद्युत रेखाएं हैं तो उसका वैल्यू 0 आना है, जिससे आपका जो टोटल फाई2 है, फाई2 की वैल्यू क्या ये है, तो आपका जो टोटल फाई आया वो क्या आया E 2πr है। अब देखिए इस पूरे गॉस के नियम में आपको दो काम करना है, जितने भी आपको गॉस के एप्लीकेशन मिलेंगे उसमें सिर्फ आपको दो काम करना है। पहला, गॉस के नियम से आपको वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और एक फॉर्मूला से हमने वैद्युत फ्लक्स निकालना है। गॉस के नियम से जो है ई जो होती फाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, पढ़ा है कि किसी भी सतह पर जो वैल्यू होता है टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसको अगर हम दो मान लें, दोनों के दोनों फाई टी की वैल्यू है, ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, जिसके कारण हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 की अगर हम बात करें तो 1 व 2 को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा E 2πrl, और इधर आपका क्या मिलेगा बेटा Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चूंकि देखिए बेटा इसमें जो तार की लंबाई है वो अनंत है, तो इसमें Q का मान कितना है इसको डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए E की वैल्यू अपने पास आ चुकी है बेटा, क्या आ चुकी है देखिए ध्यान से, Q अपॉन में 2πrl एप्सिलॉन नॉट आ गई, क्या ये 2π ये आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए हम इसको एक फॉर्म, अब इसको अगर हम चाहें तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं Q बाई एल को एक साथ कर दें, L इधर लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं बाकी पोर्शन को अगर 1/2πr एप्सिलॉन नॉट लिखते कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आप याद रखिए पिछले वीडियो में हमने आपको एक घनत्व के बारे में बताया था, क्या घनत्व बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा घनत्व बताया था? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की जो वैल्यू हमने बताई थी आपको Q बाई एल। क्या बताया था लैम्डा की वैल्यू हमने आपको Q बाई एल, मतलब ये वैल्यू बदल किसमें बदल गया बेटा? लैम्डा में, और E की वैल्यू आपकी आ गई कितनी आ गई? ये बदल गया किसमें? Q बाई एल। क्यों Q बाई एल? क्यों पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में इसको ले रहे हैं? क्योंकि ये जो लंबाई है वो इतनी ज्यादा है कि इसके आवेश की गणना करना हमारे लिए बहुत, कितना दूर तक आवेश फैला मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी छोटे से एलिमेंट्री लेंथ का बोले कि इस पर कितना आवेश है वो निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान है। इसीलिए अनंत होने के कारण हमने क्या किया, इसका पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पर, इसके पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पर हमने क्या किया कि ये आवेश घनत्व का रूप ले आया, और आवेश घनत्व का जब हम रूप लेकर आए तो E की वैल्यू Q बाई एल बदल गई लैम्डा में। लैम्डा क्या है आपका? रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। बगल में ये बदल गया इसमें, और ये आपका 1/2π एप्सिलॉन नॉट, मतलब E की जो वैल्यू हो गई वो लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, ये जो लैम्डा है इस जो आवेश आपको मिलेगा वो अगर एक समान वितरित है तो ये आपका कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट, मतलब E इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। E किस पे निर्भर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब जितना वो r डिस्टेंस होगा वहां पर E की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से इसे कर लेंगे नोट, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो को कर लेंगे पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको कर लेना है नोट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए इसको हम करते हैं। मान लीजिए जो आपका ये तो एक लंबाई था, अब आयतन का, अब हम लोग जो है सरफेस का केस, मान लीजिए अनंत चादर, अनंत लंबाई का कोई चादर है, मान लीजिए अनंत लंबाई का कोई चादर है। क्या है? अनंत लंबाई का कोई चादर है जिस पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र जिस पर निकालना है वो अनंत लंबाई का है। अब ये देखिए इस बार ये चादर है, तो ये चादर थिन शीट का बना है, बहुत ही थिन शीट, मतलब बहुत छोटे से उसका बना हुआ है, और इस पर कुछ आवेश आपके जो है थोड़ा सा दूर बनाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ हमने एक शीट ले लिया ऐसे, और इस शीट पर हमने ऐसे पकड़ लिया, और इस पे हमने घनाएं बनाया।
इस पर हमने एक धनायन हमने बनाया, ठीक है, ये हमने धनायन बनाया। अब ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो अनंत चादर की लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पर अगर हम इसके समान, अगर हम मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस सतह मान लेते हैं, कोई गॉसियन सतह मान लेते हैं, ठीक है, ये गॉसियन सतह है, ठीक, गॉसियन सतह है, इसके किसी क्षेत्रफल पर एरिया ए है और इधर भी आपका ऐसे आता है। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक, इस तरह इस सतह पर भी मान लीजिए कि है, ये आपका सतह, ठीक है, ये आपका सतह है। अब देखिए ध्यान से इस पर भी अगर आप देखें ध्यान से, इस पर भी क्या हो रहा है बेटा, इस पर भी वही सब पिछला वाला केस इस पर एक्टिवेटेड होगा, यह सतह ऐसा है, ठीक, और इस पे भी दो सतह, एक सतह इधर और एक सतह इधर, इसमें भी सेम केस, इस सतह इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर निकल रहा होगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका किधर निकल रहा होगा, इधर निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, ठीक है, निकल रहा होगा। तो इसका मतलब इस सतह पर, ये जो सतह आपका दिख रहा है, अगर इस सतह का वैद्युत फ्लक्स ϕ1 है तो इस सतह पर भी क्या है, इस सतह पर भी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र, ये आपका ये सतह है, ये आपका सतह, ये आपका जो है ये वाला सतह है और ये आपका वैद्युत रेखा है, दोनों समांतर है, इससे प्रॉपर लंबवत गुजरनी चाहिए। अब जब लंबवत गुजर नहीं रही है, जब यह लंबवत गुजर नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपका फाई जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 0। और इस सतह से देखेंगे इन जो वैद्युत रेखाएं हैं वो लंबवत गुजर रही है, मतलब यहाँ पर हमें फाई की कुछ वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू कुछ मिल सकती है, तो कुछ इधर है और कुछ इधर है। तो अब अगर हम यहाँ बात करें वैद्युत क्षेत्र की जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, वो फॉर्मूला हमारे पास है, फाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। अब देखिए यहाँ पर E आपका बाहर हो गया, S देखिए एक एरिया इसका और एक एरिया इसका, दोनों का एरिया मिलकर क्या हो गया बेटा, 2a हो गया, इससे आपका फाई का वैल्यू हो गया, इससे आपका फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आपके फाई की वैल्यू आ गई, अब हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। गॉस के नियम के प्रयोग से देखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। गॉस के नियम से अगर हम प्रयोग करेंगे तो Q की वैल्यू, F की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को अगर हम एक साथ इक्विवेलेंट करते हैं, अगर इस इक्वेशन को और इक्वेशन को अगर हम इक्वल करते हैं, अगर हम लोग इसको इक्वल कर दें तो क्या होगा, दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2a Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे ये 2a नीचे भेज दीजिए, E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, Q अपॉन F2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, A भी रहेगा, सॉरी 2a। अब देखिए ध्यान से, यह जो चादर है वो अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई पर क्या आवेश की गणना आप कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आवेश घनत्व का प्रयोग करेंगे। वो आवेश घनत्व है आपका सिग्मा, जिसकी वैल्यू होती है Q अपॉन a, इसकी वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन a। अब देखिए ध्यान से हम इसको थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन में a, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बदल कर किसमें बदल जाएगा बेटा, सिग्मा में, यहाँ पर किसमें बदल जाएगा, सिग्मा में। सिग्मा है क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व है, जिसके कारण आपकी जो E की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शिफ्ट, जो कि अनंत लंबाई का होता है और एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अभी आपने दो देखा, अब चलिए मान लेते हैं दो समांतर, अब मान लेते हैं हमारे दो समांतर चादर, हमारे दो समांतर
चादर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और हमें ये निकालना है। कितने हैं? 2 समांतर चादर। एक आपका इधर है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह बना रहे हैं कि फिगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे होता है। तो 2 चादर इस पर हम ले लेते हैं। अब 2 चादर हैं, इन दोनों चादरों का पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लीजिए सिग्मा 1, ठीक है, इसका मान लीजिए ठीक, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 है। और एक दूसरा चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है बेटा? सिग्मा 2। कितना है? सिग्मा 2। अब देखिए मान लीजिए यह 2 बिंदु बाहर की तरफ है, इसका मोटाई थोड़ा सा कम कर देना, दोनों बराबर, दोनों का जो सिग्मा है वो आपस में क्या बेटा? सिग्मा 1। अब इसको मान लीजिए पहला फिगर, इसको मान लीजिए दूसरा फिगर। इसके कारण जो बिंदु, इसके 3 जगहों पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, 3 जगहों। अब देखिए इसके कारण मान लीजिए दूसरे वाले फिगर के कारण मान लीजिए इसके कारण E2 लग रहा है, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, यहाँ पर जो E2 काम करेगा वो बाहर की तरफ। यहाँ पे भी प्लस क्या होता है, यहाँ पे भी जो प्लस है अपना E जो है बाहर की तरफ है, तो इस पे भी जो E होगा, E जो होगा इसी, मतलब दोनों की दिशाएं क्या होंगी? समान होंगी। अब यहाँ देखिए इस बीच में आएंगे तो देखिए प्लस से आवेश निकल रहा है बाहर की तरफ, ये जो आप ये होगा ये आपका E2 होगा, और प्लस से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बाहर की तरफ होती है, इस पर जो आवेश होगा वो आपका E1 होगा। और यहाँ पर जो आवेश देखिए E से जो E2 से देखिए प्लस है ना, तो प्लस से E बाहर की तरफ, यहाँ पर जो आवेश होगा वो आपका क्या होगा बेटा? E2 होगा, और यहाँ पर जो आवेश होगा वो क्या होगा बेटा? E1। अब देखिए इसके 3 कंडीशन हो गए, पहला कंडीशन 1, दूसरा कंडीशन 2, और ये तीसरा केस। मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड 3 बिंदुओं पर हम निकालते हैं। बाहर इन दोनों बिंदुओं को देखिए E, जब मान लीजिए E का, अब देखिए E1 की वैल्यू कितनी है? अभी आपने पढ़ा E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा। E1 की वैल्यू ये आ गई तो सिग्मा 1 हो जाएगा, और E2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी बेटा? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ध्यान देने वाली बात है, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से करेंगे, यहाँ जब आप ध्यान दोगे, यहाँ पे जब ध्यान दोगे तो पहले पॉइंट की बात करें, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, पॉइंट फर्स्ट की बात करें, तो इसमें E1 और E2 की दोनों के दिशाएं क्या होंगी? समान। क्यों? E1 क्या है? प्लस से आवेश हमेशा बाहर की ओर आता है, हमेशा बाहर की ओर, E2 भी बाहर की तरफ, E1 भी बाहर की तरफ, तो जो टोटल यहाँ पे E आएगा वो क्या होगा बेटा? E1 प्लस E2 के बराबर, क्योंकि दिशाएं समान है। तो E1 और E2 की बात करें तो E1 की वैल्यू कितनी है बेटा? E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बेटा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से 1/2 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बाहर क्या बच गया बेटा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो देखा आपने कितना आसानी से निकल गया। अगर आपको फॉर्मूला है और दिशाओं का ज्ञान है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कि कौन सी दिशा कहाँ, इसीलिए वेक्टर को याद रखिए, हमेशा प्लस निकलता है। ये हो गया प्रथम बिंदु। अब आते हैं अंतिम तो सेकंड पर। सेकंड बिंदु की अगर हम बात करें तो सेकंड बिंदु में क्या दिख रहा है बेटा? E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप किसको प्लस मानते हैं ये आपको देखना है। अगर आप इस E1 को प्लस मानते हैं तो E1 प्लस होगा, अगर आप E2 को प्लस मानते हैं तो E1 माइनस होगा, मतलब जिसको आप प्लस मानेंगे उसका दूसरा होगा। तो जनरली देखिए इधर इसको हम लोग प्लस मान लेते हैं। चलिए, तो जो E की वैल्यू आएगी मान लीजिए हो गई E1 माइनस E2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? E1 माइनस E2 हो जाएगी। अब E1 की वैल्यू आपको पता ही, देखिए सेम फॉर्म क्या है? सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक, माइनस होगा सॉरी। अब यहाँ पे से क्या होगा? सिंपल सा 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बच गया? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। समझ में? क्लियर हुआ? बड़े आसानी से। अब तीसरा कंडीशन जो आपको दिख रहा है, ये जो थर्ड कंडीशन दिख रहा है, अब यहाँ पे जो आपको तीसरा कंडीशन दिख रहा है, इसका भी फॉर्मूला देखो बेटा,
एकदम सेम है, डायरेक्शन देखिए E1 E2 का दोनों का फिर से सेम है, जिसके कारण हम सीधे लिख रहे हैं E की वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम यही कंडीशन बनेगा। इसका हम डायरेक्ट और वैल्यू लिख दे रहे हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। समझ में आ गया? चलिए ये कंडीशन ही हो गया। तो देखिए दिशा का ध्यान है, हमेशा प्लस से जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। अब चलिए मान लेते हैं, सुनिए ध्यान से, हम मान लेते हैं इनमें से एक आवेश, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इनमें से एक आवेश प्लस है और एक आवेश क्या है बेटा माइनस। मान लीजिए ये वाला आवेश माइनस, अब ये वाला आवेश मान लीजिए इसमें माइनस आवेश है, मतलब सिग्मा घनत्व हो गया, बस आवेश बदल गया। अब जब आवेश बदल गया तब इसकी पोजीशनिंग फिर से, जब आपका आवेश बदल गया इस पॉइंट पर, जब आपका आवेश बदल गया इस पॉइंट पर प्लस के कारण, ये आप पहला फिगर है दूसरा फिगर, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बाहर की तरफ होगी, मतलब ये क्या है E1 बाहर है। माइनस क्या करता है E को अपनी तरफ बुलाता है, माइनस क्या करता है E को अपनी तरफ बुलाता है, तो इसलिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा बेटा E2, मतलब उसको बुलाएगा अपनी तरफ। बीच पर आते हैं, यहाँ से E1 निकलेगा, ठीक, और माइनस की तरफ इसका जो इसका जो E है वो उसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, प्लेट की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बाहर की तरफ, मतलब फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, अगर बाहर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ अगर हम देखें तो बाहर की तरफ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर माइनस की तरफ आने वाला है, माइनस अपनी तरफ खींचेगा तो इसका हो गया E2। अब देखिए प्लस वाला क्या करेगा E को बाहर की तरफ ढकेलेगा, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पे E1, मतलब सेम वही पिछला वाला होगा, बस वहां पर बीच में जुड़ रहा था, बीच में घट रहा था, वहां पे यहाँ पे किनारे जुड़ रहा। चलो पहला वैल्यू देख लीजिए, E की वैल्यू क्या है, E बराबर E1 माइनस E2 कर देते हैं। E की वैल्यू अभी आपने पढ़ा क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इन दोनों में से 1 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों में से 1/2 निकल गया, और आपका क्या बच गया बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पर है जो आपका E है दूसरे कंडीशन में, ये पहला कंडीशन था। अब अगर हम दूसरे कंडीशन पर आए तो दूसरे कंडीशन में E की जो वैल्यू है क्या बेटा वो E1 प्लस E2 के बराबर है, किसके बराबर है E1 प्लस E2 के बराबर है, दोनों का दिशा सेम है और दिशाएं सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया आपका सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये आपका हो गया प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इन दोनों में से अगर हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट निकाल लें, यहाँ देखिए इसका हम यहाँ लिखते हैं। अब इन दोनों में से अगर 1/2 एप्सिलॉन नॉट निकाल लें तो क्या बचेगा हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट निकालने तो क्या बचेगा बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचेगा। इसी तरह तीसरे फिगर में आइए, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में जैसे ही हम पहुंच रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, तीसरे पॉइंट में जैसे ही हम पहुंच रहे हैं फिर से वही देखिए इधर उधर माइनस हो रहा है, कौन बड़ा है मुझे नहीं पता, तो आंसर आपका यही आएगा, क्या आएगा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नोट करिए। इसी के साथ इस चैप्टर के लगभग जितने भी तरह के क्वेश्चन हमारे हो सकते थे वो मैंने बता दिए, तो मैंने आपको क्या बता दिए, ठीक है। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके होंगे। अब देखिए होगा क्या, एक और है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है, उसको बस आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पिछले बार जो हमने बोर्ड पढ़ा था अभी, चलिए अच्छा इसको नोट कर लीजिए फिर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। मान लीजिए अब एक और है जिसको आप चाहें तो आपको को करने को दिए दे रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, बस एक तरफ आपको आवेश रखना है। मान लीजिए कोई प्लेट हो, मतलब मोटा पिन सेट हो, मोटा हो, कोई चालक हो, उस पर अगर सिर्फ और सिर्फ एक तरफ अगर आवेशित है तो उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, सिर्फ एक तरफ काम करेगा। क्यों काम करेगा इसको आप देखिए, इस पे जब बनाएंगे तो याद करिए जो फिगर हमने जो अभी बनाया था उसमें जो E की वैल्यू आई थी, उसमें जो आया था टोटल क्षेत्रफल, देखिए इसमें सिर्फ एक तरफ क्षेत्र काम करेगा, इसमें सिर्फ एक तरफ का एरिया काम करेगा, वहां पर उसमें क्या था दो तरफ एरिया था,
जिसके कारण ये एरिया वर्क नहीं कर पाएगा। तो जहां पर सिर्फ एक तरफ का बात आएगा वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम कर ही दे रहे हैं। देखिए अगर इधर के सतह पर आवेश नहीं है, मतलब इधर कोई आवेश का वर्क नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इस तरफ हो रहा है, तो ई की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ई डॉट ए होता है आपका किसका बेटा, फाई का, डायरेक्ट वैल्यू यही आएगा। और फाई का वैल्यू गॉस से निकालोगे तो क्यू अपन क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसके कारण इन दोनों को एक साथ कर दो तो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और क्यू बाई ए की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा होती है। ई की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी के साथ गॉस के जितने भी एप्लीकेशन थे वो मैंने आपको आपके कोर्स में थे, वो मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू।